जब शून्य की खोज नहीं हुई थी तो ये कैसे पता चला कि कौरव 100 थे या रावण के 10 सिर थे। ऐसे मीम आपको फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई आज मैं आपको बताता हूँ। काउंटिंग की बात करें तो विदाउट जीरो काउंटिंग इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब जीरो नहीं था तब भी काउंटिंग होती थी और बड़ी बड़ी होती थी। अब ये इमेज देखो, यहाँ पर प्राचीन बेबीलोन वासियों की गणना है। उस वक्त उन्हें 3672 लिखने के लिए ही हजार के 3 चिन्ह करने होते थे, यानी 3000 हो गया। उसके बाद 6 चिन्ह 100 के करने होते थे, यानी कि 600, और उसके बाद 7 के 7 चिन्ह और आखिर में 2 का चिन्ह। और ऐसे कुल मिलाकर 3672 लिखने के लिए ही करीब 17 अंक यानी कि 17 चिन्ह लिखने पड़ते थे। अगर मैथमेटिक्स की पद्धति इतनी कॉम्प्लेक्स थी तो आखिरकार उस वक्त लाखों या करोड़ों में गणनाएं कैसे होती थी? शून्य के आविष्कार से पहले कैसे हिसाब किताब हो पाता था? और कैसे आखिर शून्य का आविष्कार हुआ और गणित की सूरत बदल गई? ये सब हम जानेंगे आज के इसी वीडियो में। तो मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से परे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। सबसे पहले तो सवाल ये है कि शुरुआती इंसानों को यानी कि गुफा मानवों को गणना करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो इस बात पर वैज्ञानिकों का ये कहना है कि आदि मानव भी ग्रुप में रहते थे, ग्रुप में शिकार करते थे, और जब ये ग्रुप बड़े हो गए तो उन्हें इनकी गणना करने की आवश्यकता महसूस हुई होगी। और ये गणना वो आड़ी या तिरछी लाइन बनाकर यानी कि खांचे बनाकर करते थे। और उनके ग्रुप में या उनके कबीले में अगर कोई नए बालक का जन्म होता है तो एक और खांचा ऐड हो जाता था। इसके अलावा कितने प्राणियों का शिकार किसने किया है इसकी गणना के लिए भी वो हड्डियों पर खांचे बनाते थे। और संभव है कि कितनी पूर्णिमा हुई, कितनी अमावस्या हुई, कितनी बार बारिश हुई, इन सभी की गणना भी वो अलग अलग चीजों पर आड़ी या टेढ़ी लाइंस बनाकर करते थे। और ऐसी बेसिक गणनाओं के द्वारा गुफा मानव अपने अनुभवों से ये समझ गए होंगे कि खोराक न मिलने की गणना जब कम हो जाती है तब प्राणी दूसरी जगह पर स्थलांतर करते हैं। कुछ प्राणी पूर्णिमा के बाद स्थलांतर करते हैं, और ऐसे उन्हें ये पता चल जाता था कि कितनी पूर्णिमा के बाद उन्हें अपनी जगह से स्थलांतर करना है। अब इस गुफावासी आदि मानव के बाद सदियां बीती, इंसान और ज्यादा विकसित हुआ, और आज के युग से करीब 40,000 साल पहले पृथ्वी के अलग अलग खंड में मानव वसाहत अपने तरीके से अलग अलग रूप से खेतीबाड़ी करना सीखी। और ये खेतीबाड़ी के लिए लोगों को एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा, जिसलिए उन्होंने वहां पर बसेरा बसाया। संख्या बढ़ने लगी और कबीले भी विकसित होते गए। इसके साथ अपनी खेतीबाड़ी के औजार, अपने बर्तन और अपने साथ रहने वाले पालतू पशु, इन सभी की भी गणना करना उनके लिए जरूरी बन गया होगा। स्वाभाविक है कि यहाँ से उन्हें कॉम्प्लेक्स गणना करने की जरूरत पड़ी। अफ्रीका के स्वाजीलैंड में करीब 40,000 साल पुरानी एक हड्डी मिली थी, और इस हड्डी का नाम रखा गया ले बोम्बो। और ये इंसानी गणना पद्धति का आज तक का हमें मिला सबसे पुराना सबूत है। और इस हड्डी के ऊपर बहुत ही बारीकी से हॉरिजॉन्टल्स लाइन बनाई हुई है। माना जाता है कि वहां के शिकारी गुफा मानवों के किसी अनुभवी वृद्ध बुजुर्ग ने कितने शिकार और किसने किए हैं उसका हिसाब रखने के लिए ये हड्डी पर ये लाइंस बनाई होगी। ये बहुत ही पुरानी, ओल्ड और बेसिक गणना है। और ऐसी गणनाओं में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब भी 100 या 150 की संख्या हो जाती है तो इन लाइंस को लिखना और बनाना दोनों ही बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस समस्या के उपाय के लिए ही शायद 30,000 साल पहले किसी अनुभवी गुफा मानव ने एक नया रास्ता खोज निकाला। आज के चेक रिपब्लिक में से मिलने वाली करीब 30,000 साल पुरानी हड्डियों पर बनाए गए करीब 55 निशान मिले हैं, जिसमें पहले 4 सीधे निशान है, उसके बाद 5वां एक तिरछा निशान है, और उसके बाद फिर 4 सीधे निशान है। और ऐसे कुल 30 और 25 इस प्रकार 55 निशान बनाए गए हैं। और ये सभी अंक 5 के गुणांक में है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसे शायद हाथ की 5 उंगलियों को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए होंगे। चेक रिपब्लिक के बाद हड्डियों पर गणना की गई हो ऐसे प्राचीन उल्लेखनीय पुरावों में 20,000 साल पुराना एक पुरावा मिलता है, जिसमें हड्डी पर 5-5 के स्लॉट में अलग अलग ढांचे बनाए गए हैं।
जिसमें 4 सीधी लाइन, फिर 5 में तिरछी, फिर 4 सीधी और फिर 5 में तिरछी। ऐसे 5-5 के आंकड़ों के मुताबिक गणना बहुत आसान हो जाती है। अब इस अंकों को किसी आड़ी तिरछी लाइन के द्वारा नहीं, लेकिन अंकों में लिखने का सबसे पहला पुरावा करीब 4000 से 5000 साल पहले का दर्ज हुआ है। ये प्राचीन बेबीलोन वासियों की अंक गणना है। यहाँ पर देखोगे तो 2,98,457 लिखा हुआ है, जहाँ पर 2 लाख के लिए ये 2 निशान, उसके बाद 58,000 के लिए ऐसे निशान और 457 के लिए ऐसे, मतलब एक साथ नहीं, लेकिन 2 लाख अलग, 58,000 अलग और 457 अलग। ऐसा इसलिए लिखा जाता था क्योंकि तब शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था। इस चित्र में नीचे जो शून्य वाली भाषा आप देख रहे हैं वो तो हमारी है, लेकिन तब तो शून्य का आविष्कार ही नहीं हुआ था। इसलिए बेबीलोन वासियों ने अपने अंकों को समझाने के लिए एक नया जुगाड़ बनाया था। यहाँ पर प्राचीन बेबीलोन वासियों में 1, 2, 10,000, 5,000 ऐसी संख्याओं के लिए अलग अलग चिन्ह बना दिए थे और वो चिन्हों में लिखते थे। अगर किसी बेबीलोन वासी को 3672 लिखना हो तो उसे 1000 के 3 चिन्ह करने होते थे, यानी 3000 हो गया। उसके बाद 6 चिन्ह 100 के करने होते थे, यानी कि 600, और उसके बाद 7 के 7 चिन्ह और आखिर में 2 का चिन्ह। स्वाभाविक है कि इन सभी संख्यात्मक गणना में कहीं पर भी आपको शून्य नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उस वक्त लाखों में गिनती की जाती थी। अगर हम 4-5 हजार साल पहले की बात करें तो उस समय हमारे देश में पर्टिकुलरली गिनती आमतौर पर 2 तरीके से की जाती थी, जिसमें एक थी शाब्दिक और दूसरी संख्यात्मक, यानी कि आंकड़ों के आधार पर। जैसे 999 में लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन शाब्दिक यानी कि शब्दों में 999 लिखे जाएंगे। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में गाणितिक संज्ञाओं को संख्या के रूप में वर्णित किया जाता था, जैसे कि 10, सहस्त्र, अर्बुद, लक्ष, कोटि, खर्व, निखर्व, पशुआ, महापशुआ, शंकु, जलधि इत्यादि। उस समय बस प्रॉब्लम इतनी थी कि जब भी प्रतीक यानी कि संख्यात्मक रूप में गणना की जाती थी तब उस समय शून्य का आविष्कार तो हुआ नहीं था, और इसलिए शून्य का प्रयोग न करते हुए उस समय के लोग हर एक 10वें अंक को नए नाम और नए सिंबल के रूप में प्रस्तुत करते थे। तब संस्कृत में 10 को दश और 20 को विसंति कहते थे। जैसे रोमन में 10 को x लिखा जाता था, 50 को l, 100 को c और 1000 के लिए m लिखा जाता था। वही ग्रीक में 10 को आयोपा के रूप में, 20 को कापा और 30 को लैम्ब्डा के रूप में लिखा जाता था। और यहाँ पर होता यह था कि ऐसे लिखने से कई संख्याएं बहुत बड़ी हो जाती थी और अलग अलग संख्या को अलग अलग नाम से याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। जैसे कि उस वक्त यूरोप में बसे रोमन लोगों को अगर 8732 लिखना होता तो इसके लिए वो लोग लिखते थे MMMMMMM BCC XXXII, और इस जटिल तरीके से संख्या को याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। ऊपर से हम इंडियंस उस वक्त नंबर्स को लिखने के लिए 9 अंकों को जानते थे, लेकिन रोमन तो सिर्फ 7 अंक ही जानते थे, और सिर्फ इन 7 अंकों से ही उन्हें अपनी सारी गणनाएं करनी होती थी। और जीरो के आविष्कार से पहले ये प्रॉब्लम दुनिया के हर कोने में, हर संस्कृति, हर समाज, हर सभ्यता में था। वैसे गणनाएं तो उस वक्त भी बड़ी बड़ी होती थी, लेकिन जब डिवीजन, मल्टीप्लाई, साइन थीटा या कोस थीटा करना होता था तब दिमाग का दही हो जाता था। और इसी कारण उस वक्त दुनिया के सभी कोनों में कभी कोई गाणितिक बड़े आविष्कार नहीं हो पाए। लेकिन फिर साल 476 में जन्म होता है आर्यभट्ट का, और यहाँ से मैथमेटिक्स ने बहुत बड़ी करवट ली। आर्यभट्ट ने कहा कि इतने सारे नंबरों का उपयोग करने के बजाय हम शून्य की सहायता से सिर्फ 1 से 9 अंकों का उपयोग करके ही बहुत ही बड़ी बड़ी संख्याएं शॉर्ट में लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आर्यभट्ट की मुख्य खोज शून्य नहीं थी, लेकिन शून्य पर आधारित दशांश पद्धति थी, जो शून्य से भी कहीं ज्यादा एडवांस थी। और इसके बाद आर्यभट्ट के देहांत के करीब 48 साल बाद जन्म होता है ब्रह्मगुप्त का, और ब्रह्मगुप्त ने लोगों को शून्य का उपयोग करके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे किए जाए वो सिखाया। जैसे कि 1 - 0 = 1 या 1 × 0 = 0। इनफैक्ट किसी भी चीज को अगर 0 से मल्टीप्लाई करे तो वो खाक में मिल जाएगी। ब्रह्मगुप्त के बाद दोस्तों 12वीं शताब्दी में जन्म हुआ एक महान गणितज्ञ भास्कराचार्य का।
जिन्होंने शून्य के संबंध में आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किया, जो था 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। इस तरह जब जीरो नहीं था तब भी काम तो चलता था, लेकिन ये काम चलाऊ था और जीरो के आने से जटिल गणनाएं होने लगी, काम आसान हो गया और मैथमेटिक्स ने अपनी इनफाइनाइट प्रोग्रेस शुरू कर दी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।